डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं क्लास में जीव जगत के वर्गीकरण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज जो हमें उम्मीद है कि आपके लिए बहुत बहुत ही यह सहायक होगा। देखिए, जीव जगत का वर्गीकरण का लेक्चर फर्स्ट है और इसमें हम वर्गीकरण की आवश्यकता यानी नेसेसिटीज ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिसमें कि वर्गीकरण की पद्धति है, जिसमें कि कृत्रिम पद्धति आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है और फाइलोजेनिक यानी जातिवृत्तीय पद्धति है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। विभिन्न जगत प्रणालियां, डिफरेंट किंगडम सिस्टम, और इसके अलावा 5 जगत पद्धति, 5 किंगडम सिस्टम, मेरिट्स, डीमेरिट्स, किंगडम मोनेरा, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता। ये वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों क्लासिफिकेशन किया गया, कैरोलस लिनियस को जंतु जगत का वर्गीकरण का पिता क्यों कहा जाता है, ये पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। तो वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, तो कुछ बिंदुओं पर जैसे कि अध्ययन की सुविधा, ठीक है ना, अध्ययन की सुविधा यानी कन्वीनियंस स्टडी। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अधिक से अधिक जंतुओं का अध्ययन कर सके, इसके लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। उसको क्लास में, उसको फाइलम में, उसको ऑर्डर में, फैमिली में, वंश में, जीनस, स्पीशीज में हम डिवाइड करते हैं। दूसरी बात कर रहा है कि विकास यानी जैव विकास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैव विकास का पता चलता है, ठीक है ना, पता चलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। ये क्लासिफिकेशन के द्वारा हमें जैव विकास यानी जंतुओं का कैसे क्रमिक विकास हुआ, इसके बारे में जानकारी मिलती है। वर्गीकरण के द्वारा फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के और कार्डेटा तक, नॉन कार्डेट्स में जो है काइनोडर्मेटा तक देखेंगे। तो जब क्लासिफिकेशन कर लेंगे तो प्राथमिक जंतु से यानी यूनिसेलुलर से फिर मल्टीसेलुलर और फिर उससे जो है कॉम्प्लिकेटेड जंतुओं के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कह रहा है कि नई जातियों की उत्पत्ति की भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा एडाप्टेशन, अनुकूलन एडाप्टेशन के बारे में पता चलता है कि कौन सा जंतु जो है किस तरह के वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करता है। अनुकूलन का तात्पर्य क्या है, कोई भी जंतु जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण, उस एटमॉस्फेयर के अनुसार अपने आप को एडेप्ट करता है, अनुकूलित करता है, यही अनुकूलन कहलाता है। जैसे ऊंट रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित है। कैक्टस जो है, कैक्टस का जो पौधा है, नागफनी का जो पौधा है, वो रेगिस्तान में या ऐसी भूमि में जहाँ पानी की कमी है वहाँ रहने के लिए अपने आप को एडाप्ट कर लिया है, फाइलोक्लेट का निर्माण किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्गीकरण की आवश्यकता के बारे में यानी वर्गीकरण की आवश्यकता इन बिंदुओं पर हमें पता चलता है या होता है। दूसरी चीज कह रहा है कि वर्गीकरण की पद्धति क्या है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो शुरुआत में वर्गीकरण जब किया गया था तो उसमें जो है जैसे कहा गया ना कि वायुयान शुरू में जब बने तो भद्दे किस्म के थे, या फिर जो है रेलगाड़ी बनी। तो इस तरह से वर्गीकरण जो शुरुआत में किया गया तो उसमें 3 पद्धतियों की बात की गई। सबसे पहला जो है कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल, ठीक है ना, आर्टिफिशियल। कृत्रिम पद्धति में क्या होता है, देखिए, कृत्रिम पद्धति वह पद्धति है किसी भी जंतु या पौधे के बाह्य लक्षण, रंग, रूप, आकृति के आधार पर अगर हम उसे अलग अलग समूहों में, वर्गों में, वंशों में या फिर अलग अलग ग्रुप में रखते हैं तो ये जो है आपका
कृत्रिम पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है? कृत्रिम पद्धति, यानी आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, रंग रूप आकृति के आधार पे हम डिवीजन करते हैं। साथ ही साथ कह रहा है कि जहाँ पे जंतु रहता है रहने के आधार पर, जैसे हवा में रहता है तो उसको हम वायवीय कहते हैं, जल में अगर जंतु रह रहा है तो उसको जलीय कहते हैं, अगर वही स्थल पे रहता है तो स्थलीय की श्रेणी में उसको रख देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, अगर वो जंतु जो है आपका डोमेस्टिक है, घरेलू है, आप उसको पाले हुए हैं तो घरेलू जानवर के नाम से जानते हैं, तो ये सब आर्टिफिशियल पद्धति के अंतर्गत आता है। दूसरी पद्धति है प्राकृतिक पद्धति, यानी इसको हम बोलते हैं नेचुरल। यहाँ पे आर्टिफिशियल ना होकर के नेचुरल होगा, नेचुरल सिस्टम। ठीक है ना। तो प्राकृतिक पद्धति में क्या होता है कि जंतुओं के क्रमिक विकास को ध्यान में रख करके, यानी जैव विकास, जंतुओं में क्रमिक जैव विकास होता है, तो इस बात को ध्यान में रख करके हम अलग अलग समूहों में डिवाइड करते हैं। यानी डेवलपमेंटल स्टेज को लेकर के कि किस जंतु का विकास किससे हुआ है, इसका एंसेस्टर क्या है, इसका पूर्वज क्या है, उस आधार पर हम जंतुओं का या वनस्पतियों का वर्गीकरण करते हैं। तो विकासीय आधार को ध्यान में रख करके इसका हम वर्गीकरण करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक, यानी नेचुरल है, ये नेचर ने जो दिया है। जैसे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर का डेवलपमेंट हुआ है, तो ये नेचुरल बात है। तो इस चीज को ध्यान में, इस पॉइंट को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, जाति वृत्तीय जो तीसरा पॉइंट आता है, फाइलोजेनिक जो सिस्टम है, जाति वृत्तीय पद्धति है, इस पद्धति के अनुरूप कह रहा है कि जंतुओं या पौधों के जाति वृत्तीय संबंधों को ध्यान में रख करके हम वर्गीकरण करते हैं। इसको बोलते हैं जाति वृत्तीय पद्धति, यानी फाइलोजेनिक सिस्टम। अब इसका तात्पर्य क्या है? जैसे जातियों का आप देखेंगे कि जो एंसेस्टर होते हैं, उस एंसेस्टर से, पूर्वज से आने वाली जो जनरेशन है उसका क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, किस तरह के लक्षणों से वो मैच कर रहा है। तो जाति वृत्तीय संबंधों को ध्यान में रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं जाति वृत्तीय पद्धति। ठीक है, तो आगे अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंट किंगडम सिस्टम, विभिन्न जगत प्रणालियां। शुरुआत में जब वर्गीकरण किया गया तो कैरोलस लिनियस के अनुसार भी और अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार जो है, जो वर्गीकरण की विभिन्न जगत प्रणालियां हैं, उसमें सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड को जो है, जीव जगत को, वो दो जगत में बांटा गया। एक जो है प्लांट, एक प्लांट है, और दूसरा क्या है, वो एनिमल है। ठीक है, ये तो दो जगत, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया, यानी दो जगत में पूरे जीव मंडल को डिवाइड कर दिया गया, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, आगे फिर वर्गीकरण किया गया, तो प्लांटी एनिमेलिया के बाद एक फंगी भी जोड़ दिया गया कि एक फंगी यानी कवक समुदाय जगत होता है। तो तीन जगत की अवधारणा आई। इसके बाद सबसे जो है जो मान्य जो अवधारणा आई, उसको हम 5 जगत अवधारणा कहते हैं, 5 किंगडम सिस्टम कहते हैं। और 5 जगत अवधारणा जो है उसका उस अवधारणा को किसने दिया था, इसके बारे में R.H. विटेकर नामक साइंटिस्ट थे। 1969 में 1969 R.H. विटेकर 69 में ये 5 किंगडम कि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट दिए थे, 5 किंगडम का कॉन्सेप्ट दिए थे। और 5 किंगडम का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा कि भाई संपूर्ण जीव जगत को जो है हम 5 जगत में बांटेंगे, और वो 5 जगत आपके होंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट और एनिमेलिया। ठीक है,
तो अब 5 जगत जो अवधारणा ये दिए थे वो किस बेस पर दिए थे, किस आधार पे दिए थे? तो पहला इनका आधार था सेल स्ट्रक्चर, यानी कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका की संरचना कैसी होती है, किस तरह की संरचना है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है ना? तो इस आधार पे वो डिवाइड किए। दूसरा आधार था बॉडी स्ट्रक्चर, यानी शरीर की संरचना क्या है, कोशिका किस तरह की है। अब कोशिका किस तरह की है, तो अब इसमें 2 तरह की कोशिकाएं हो गई, एक प्रोकैरियोट हो गया और दूसरा क्या है, यूकैरियोट हो गया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब क्या होगा, आप जानते होंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी और आपके जो जीवाणु होते हैं उसमें प्रोकैरियोट सेल पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी और जीवाणु, ये बैक्टीरिया, ये दोनों में जो है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। और दूसरा यूकैरियोट है, तो सभी इनको छोड़ करके सभी में यूकैरियोटिक होते हैं। तो इस आधार पर डिवीजन किए, साथ ही साथ बॉडी स्ट्रक्चर यानी शरीर की संरचना के आधार पर विभाजन किए। शरीर की संरचना जो है वो एक कोशिकीय होती है या बहुकोशिकीय होती है, उस आधार पर वर्गीकरण किए। लाइफ स्टाइल, क्या उसकी जीवन की दशा है, क्या उस जंतु के शरीर की जीवन की दशा है, यानी लाइफ स्टाइल उसके जीने का तरीका क्या है, उस आधार पर वर्गीकरण किए। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप यानी जात्यवृत्तीय संबंध क्या होता है, जात्यवृत्तीय संबंध, इस जंतु का पीछे किस एंसेस्टर से इसके रिलेशनशिप है, किस तरह का संबंध है, उसको आधार बना करके, और 5 किंगडम प्लांटी के 5 किंगडम का जो है अवधारणा या कॉन्सेप्ट दिए थे। अब बात करेंगे कि ये 5 जगत अवधारणा क्या है, और 5 जगत अवधारणा में जो इन्होंने डिवीजन किया था वो कौन कौन है। तो यहाँ आप देखेंगे 5 जगत अवधारणा में ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, एक एक करके देखते हैं। मोनेरा जिसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है, प्रोटिस्टा और इसमें बैक्टीरिया को भी रखा गया है, बैक्टीरिया जीवाणु को, है ना। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर एल्गी और फिर प्रोटोजोअन्स को रखा गया है, प्रोटोजोअन्स। इसके अलावा फंगी में आप देखेंगे कि सभी आल फंगस यानी सभी कवक। प्लांटी में आप देखेंगे विटेकर के अनुसार आल प्लांट्स को रख दिया गया, आल प्लांट्स। एनिमेलिया में आप देखेंगे आल एनिमल्स को रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 5 किंगडम, ये क्या है, 5 किंगडम, ये आपका कॉन्सेप्ट है जो किसके द्वारा दिया गया था, आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था। आज इसको सबसे ज्यादा सर्वाधिक मान्यता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। मोनेरा हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, फंगी हुआ, प्लांटी हुआ, एनिमेलिया हुआ, लेकिन इसकी कुछ मेरिट और डीमेरिट की भी बात करेंगे। मेरिट क्या है, तो मेरिट ये होता है कि जो क्लासिफिकेशन ये आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था, इस क्लासिफिकेशन में मुख्य रूप से जो पॉइंट्स बताए गए थे, इसमें मेरिट्स की बात जब आती है तो कहा जाता है कि इसमें जंतुओं को या पौधों को विशेष रूप से उनके लक्षण, सेल स्ट्रक्चर और बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर डिवीजन किया गया, बंटवारा किया गया। इसके कुछ डीमेरिट भी हैं। डीमेरिट में क्या है, डीमेरिट में ये है कि शैवाल को आप ले लीजिए, सिर्फ एल्गी को ले लीजिए,
तो शैवाल में ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है उसको मोनेरा में रख दिया गया, और एक एल्गी जो है जो यूनिसेलुलर है उसको प्रोटिस्टा में रख दिया गया, और बाकी जो मल्टी सेल्यूलर एल्गी होते हैं उनको प्लांटी में रख दिया गया। तो एल्गी है लेकिन उसको 3 जगत में डिवाइड कर दिया गया, ये इसकी डिमेरिट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा किए, और इसके बाद जो है बात करेंगे ये किंगडम मोनेरा। सबसे पहले मोनेरा का अध्ययन किया जाएगा। तो मोनेरा के क्या लक्षण होते हैं वो आप देखेंगे। आइए, मोनेरा में किसको रखा गया है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल और जीवाणु को। ठीक है, क्या मोनेरा की विशेषता है? तो इसको कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। इस जगत में प्रोकैरियोटिक सेल वाले, कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक जीवों, कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। इसके अलावा इस जगत में या कह सकते हैं कि इनमें सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है, अर्थात कोशिका आवरण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ इनमें हिस्टोन प्रोटीन एवं केंद्रिका अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा कर आए कि इनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा ये प्रिमिटिव आद्य जीव होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि ये जो है मोनेरा के जो जीव होते हैं अधिक टेम्परेचर अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन यापन कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से मोनेरा के जो लक्षण हैं वो मुख्य लक्षण, इसके बारे में हमने चर्चा किया।
तो आप कम से कम इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। फिर से मोनेरा के लक्षण को बता देते हैं। देखिए, मोनेरा में नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं को रखा गया है और इस जगत में वही जीव आते हैं जो प्रिमिटिव यानी आद्य होते हैं, जिनमें सत्य केंद्रक नहीं होता है, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, जिनमें न्यूक्लियस के अंदर जो है हिस्टोन प्रोटीन और आपका हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, न्यूक्लियोलस का अभाव होता है। 70 राइबोसोम इनमें पाया जाता है। ये अधिक मतलब टेम्परेचर पर अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लक्षण जो है मोनेरा के आते हैं और मोनेरा के बारे में जो है डिटेल हम लोग स्टडी किए। अब एक सत्य केंद्रक और असत्य केंद्रक की बात आती है, यानी ट्रूथ न्यूक्लियस। ट्रूथ न्यूक्लियस ये क्या चीज होता है? देखिए, एक सेल है, इसको समझ लेंगे। सेल के अंदर जो है ये केंद्रक होता है सेंटर में। तो सेंटर केंद्रक जो है चारों तरफ से आवरण से घिरा होता है। ठीक है, अगर यह आवरण से घिरा हुआ है, यानी यह साइटोप्लाज्म से इसका न्यूक्लियाइड जो है वो मिला हुआ नहीं है, यानी यह सुरक्षित है, एक सुरक्षात्मक आवरण से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे ट्रूथ न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? ट्रूथ न्यूक्लियस। और अगर यही जो है न्यूक्लियस का हिस्सा, ये इसका जो है मटेरियल ऐसे बिखरा हुआ स्कैटर्ड फॉर्म में हो, ये सेल है, और वह सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म में मिला हुआ है इस तरह से, तो इसको बोलेंगे हम फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये असत्य हो गया, यानी वह केंद्रक जिसका अंश जो है वो कोशाग्र में मिला है तो वो फॉल्स होगा, और जिसका केंद्रक का भाग जो है वो साइटोप्लाज्म से अलग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा है, तो वह सत्य होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीव जगत के तहत इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आगे भी जो है हम लोग मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे। आज बस इतना ही, इसे आप ध्यान में रखिएगा। थैंक्स फॉर ऑल।